नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अक्टूबर में प्रियंका निकालेगी रैलियां। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि टिकट के लिए पैसे लेने के आरोप पर तेजस्वी ने की निष्पक्ष जांच की मांग, कहा देने वाले के पास 5 करोड़ कहां से आए। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हस्ताक्षर तक नहीं कर पाते थे नरेंद्र गिरी, कैसे लिख सकते हैं इतना लंबा सुसाइड नोट। संत समिति का सवाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अक्टूबर में प्रियंका निकालेगी रैलियां। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वारा के अक्टूबर में यूपी में मेगा रैलियां करने की संभावना है। खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले वारा 29 सितंबर को मेरठ में एक रैली भी करेंगे। इससे पहले कांग्रेस ने 14 सितंबर को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों और कुशासन के खिलाफ ठोस अभियान शुरू करने और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए लोगों का समर्थन पाने के लिए लोगों तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्प किया था। कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के खिलाफ अपराध, किसान आंदोलन, राफेल, पेगासस और जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग सहित कई मुद्दों पर केंद्र को निशाना बनाने की योजना बनाई है। कांग्रेस द्वारा नियोजित चरणवार आंदोलन 2024 के लोकसभा चुनाव तक जारी रहेगा और इसमें वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 312 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। पार्टी ने 403 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में 39.67% वोट शेयर हासिल किया। समाजवादी पार्टी सपा को 47 सीटें, बसपा ने 19 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस केवल 7 सीटों पर जीत हासिल कर सकी। चलते हैं पहले खबर की तरफ। टिकट के लिए पैसे लेने के आरोप पर तेजस्वी ने की निष्पक्ष जांच की मांग, कहा देने वाले के पास 5 करोड़ कहां से आए। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट देने के बदले पैसे लेने का आरोप लगा है। इस मामले में पटना सिविल कोर्ट ने तेजस्वी यादव, मीसा भारती सहित 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वहीं अब इस मामले में तेजस्वी यादव ने सफाई दिया है। तेजस्वी ने कहा कि जिसने आरोप लगाया है उसके पास आखिर देने के लिए 5 करोड़ रुपए कहां से आए। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं और शिकायतकर्ता के आरोप निराधार साबित होने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि अगर कोई टॉम, डिक या हैरी मेरे खिलाफ मामला दर्ज कराता है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल कांग्रेस नेता संजीव कुमार सिंह ने आरोप लगाया है, साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भागलपुर सीट से टिकट के बदले तेजस्वी यादव, राज्यसभा सांसद मीसा भारती, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने उनसे 5 करोड़ लिए थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। इस मामले में शिकायत दर्ज कराने के लिए संजीव कुमार ने पटना के सीजीएम कोर्ट गए। संजीव ने सीजीएम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कोर्ट ने तेजस्वी यादव, मीसा भारती सहित 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले में केवल टिकट देने के नाम पर 5 करोड़ रुपए ठगने का ही नहीं बल्कि तेजस्वी पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। वहीं इस मामले पर सुशील मोदी ने कहा कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह राजद और लालू परिवार की पुरानी संस्कृति रही है। राजद में पैसे लेकर टिकट देना, मंत्री बनाना या अन्य किसी तरह का काम करने की परंपरा रही है। ऐसे कई उदाहरण रहे हैं जिसमें लालू परिवार ने पैसे लेकर काम किया है। सुशील मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के बिना तेज प्रताप और तेजस्वी की कोई औकात नहीं है। राजद में राज्यसभा के सांसद हों या एमएलसी, सभी पैसे देकर ही पद हासिल करते हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने पैसे देकर सीट लिया है उनमें शराब माफिया, बालू माफिया और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर सभी शामिल हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हस्ताक्षर तक नहीं कर पाते थे नरेंद्र गिरी, कैसे लिख सकते हैं इतना लंबा सुसाइड नोट। संत समिति का सवाल। जी हाँ दोस्तों, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल उस सुसाइड नोट पर भी है जो नरेंद्र गिरी के कमरे से मिला था, जिसके आधार पर आनंद गिरी समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। संत समिति समेत आनंद गिरी ने भी यह सवाल उठाया कि महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड नोट कैसे लिख सकते हैं। दावा किया गया था कि नरेंद्र गिरी हस्ताक्षर तक नहीं कर सकते तो फिर इतना लंबा सुसाइड नोट कैसे लिख सकते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत पर अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र गिरी कभी आत्महत्या नहीं कर सकते और जहां तक सुसाइड नोट की बात है तो वो अपना हस्ताक्षर ही ठीक से नहीं कर पाते थे, तो आखिर इतना लंबा सुसाइड नोट कैसे लिख सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा जो व्यक्ति सुसाइड करेगा वो 2 दिन पहले दान में एक बड़ी बिल्डिंग को स्वीकार करेगा। ऐसे में इसके पीछे साजिश की बू आ रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार से इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की।
दूसरी तरफ नरेंद्र गिरी के साथ दिन रात साय की तरह रहने वाले शिष्य निर्भय द्विवेदी ने आज तक पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र गिरी थोड़ा बहुत लिख पाते थे। उन्होंने यह तक कहा कि शायद नरेंद्र गिरी जानते थे कि उनकी मृत्यु के बाद सुसाइड नोट पर सवाल उठ सकते हैं, इसलिए उन्होंने कथित सुसाइड से पहले एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। शिष्य के मुताबिक वो वीडियो भी पुलिस ने जब्त किया है। वीडियो में क्या है? इस सवाल पर शिष्य ने कहा कि उसमें वही सब बातें हो सकती हैं जो कि सुसाइड नोट में लिखी थी। आज तक से बातचीत में नरेंद्र गिरी के शिष्य निर्भय द्विवेदी ने इस बात को नकारा कि नरेंद्र गिरी लिख नहीं सकते थे। उन्होंने कहा कि महाराज बड़े बड़े अक्षरों में लिखा करते थे। निर्भय बोले, लाइनें टूटी फूटी जरूर होती थी लेकिन वो लिख लेते थे। क्या शिष्य ने सुसाइड नोट देखा? इस सवाल पर निर्भय ने कहा कि उन्होंने बस यह देखा कि एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, उसमें क्या लिखा है यह नहीं देखा क्योंकि वो लिफाफे में बंद था जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का मटका फोड़ आंदोलन, ये है 4 मांगे। जी हाँ दोस्तों, नोएडा के हरौला गांव स्थित बारात घर से सोमवार को एक बार फिर भारी संख्या में 81 गांव के किसान एकत्रित हुए हैं। यहाँ भारी मात्रा में महिला और युवा भी उपस्थित रहे। किसान अपनी 4 मुख्य मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों ने सोमवार को प्राधिकरण के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया। मटका फोड़ प्रदर्शन के दौरान नोएडा के 81 गांवों के किसान शामिल हुए। किसान 1 सितंबर से नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने हरौला गांव के बारात घर से मटका फोड़ आंदोलन किया। किसान सेक्टर 5 हरौला बारात घर से प्राधिकरण की ओर मटका लेकर बढ़ रहे थे। हालांकि पुलिस पहले से मुस्तैद थी और किसानों को अथॉरिटी पर पहुंचने से पहले ही सेक्टर 6 चौराहे पर रोक लिया। किसानों ने सेक्टर 6 चौराहे पर ही प्राधिकरण के खिलाफ मटका फोड़ा। बता दें कि इन किसानों की 4 मुख्य मांगे हैं। पहली मांग है कि गांव में नक्शा नीति लागू न की जाए, प्रत्येक किसान को 10% का प्लॉट दिया जाए। दूसरा, सभी किसानों को 64% मुआवजा दी जाए। तीसरा, गांव में कमर्शियल एक्टिविटी बंद नहीं किए जाएं और चौथा, गांव में किसी भी इमारत को अवैध बताकर न तोड़ा जाए। इन 4 मुख्य मांगों को लेकर किसान लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर काफी लंबे समय से नोएडा प्राधिकरण के यहाँ प्रदर्शन भी कर रहा है। इसी क्रम में उन्होंने मटका फोड़ आंदोलन भी किया। किसानों का कहना है कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस आधी रात को खाना खाते वक्त और बीच दोपहर में कभी भी किसानों को घर से गिरफ्तार करके ले जाते हैं। किसानों के समर्थन में कांग्रेस और सपा कार्यकर्ता भी पहुंचे। कांग्रेस नेता अनिल यादव ने कहा, किसानों के प्रदर्शन को कांग्रेस पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता समर्थन कर रहे हैं। मैं आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण 9 दिन के लिए जेल भी गया। जब तक किसानों के मांगों को नहीं माना जाता, कांग्रेस किसानों के साथ प्रदर्शन में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। गोवा चुनाव से पहले केजरीवाल ने लगाई वादों की झड़ी, बेरोजगारी भत्ता और स्थानीय लोगों को नौकरियों में 80% कोटा का वादा। जी हाँ दोस्तों, गोवा में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को गोवा में रोजगार से संबंधित कई लोक लुभावने वादे किए। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो गोवा के हर घर में एक युवा को रोजगार देने की व्यवस्था करेगी। जब तक बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं मिलती, उन्हें 3000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 80% आरक्षण देने का वादा किया है। केजरीवाल ने कहा कि युवाओं ने मुझसे कहा कि अगर कोई यहाँ सरकारी नौकरी चाहता है तो उसकी किसी मंत्री या विधायक से जान पहचान होनी चाहिए। गोवा में बिना रिश्वत सिफारिश के सरकारी नौकरी पाना संभव नहीं है। हम इस व्यवस्था को खत्म कर देंगे। गोवा के सभी युवाओं का यहाँ सरकारी नौकरियों पर अधिकार होगा। हम गोवा के हर घर में नौकरी लायक एक युवा को नौकरी देने की व्यवस्था करेंगे। इसके अतिरिक्त अरविंद केजरीवाल ने एक कानून लाने का वादा किया, जिसके अनुसार निजी क्षेत्र में 80% नौकरियां गोवा के युवाओं के लिए आरक्षित होंगी। सरकारी नौकरियां पहले से ही स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि गोवा के लोगों को डर है कि खनन की नीलामी के बाद बाहर के लोगों को यहां नौकरी मिल जाएगी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि खनन में 80% नौकरियां गोवा के लोगों के लिए आरक्षित हों। चूंकि कोरोना महामारी और खदानों के बंद होने से पर्यटन और खनन उद्योगों को काफी नुकसान हुआ है। इसे देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने इन व्यवसायों में लगे परिवारों के लिए भी 5000 रुपए मासिक भत्ता देने का वादा किया है, जब तक कि उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। केजरीवाल ने कहा कि हम गोवा में एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जहां 12वीं के बाद बच्चे अपना पसंदीदा कौशल सीख सकेंगे ताकि वे रोजगार के लायक बन सकें।